नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भोजन क्रांति स्टेटस। साथियों, भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अभी लाइव आकर बहुत ही मुख्य बातें कही हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने अपने इस लाइव में क्या कहा है। वीडियो को आगे भी शेयर कर दें। धन्यवाद। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज का ये विशेष लाइव जो भविष्य में एक बड़ी तैयारी हम लोगों ने की है उसको लेकर मेरा ये मन था कि आपसे बात की जाए और भविष्य में जो आंदोलन हम लोग करने वाले हैं उसके लिए आपको सूचना दी जाए। माँ फातिमा शेख को भी आज उनकी जयंती के दिवस पे हम लोग याद करते हैं, नमन करते हैं। मैं आजकल ज्यादा समय नगीना लोकसभा क्षेत्र में देता हूं क्योंकि आज तक मैंने राजनीतिक रूप से जो काम किया उसमें मुझे बहुत सा ज्यादा समय चुनाव के अंदर नहीं मिला। लेकिन इस बार आजाद समाज पार्टी पूरी तैयारी से नगीना लोकसभा चुनाव लड़ रही। मैं लोगों के बीच जाता हूं, लोगों के दुख सुख, उनकी समस्याओं को जानता हूं, उनके बीच रहता हूं और मेरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात, अपने विचार पहुंचाए जाए। साथियों, देश में जब 15 अगस्त 1947 को आजादी आई तो आजादी के साथ वंचित वर्ग के लोगों पर अधिकार नहीं आए, महिलाओं पर अधिकार नहीं आए, हक वंचित समाज पे अधिकार नहीं आए। उन अधिकारों को आने में जो समय लगा वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार होकर जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में आया, उस समय के साथ वो अधिकार आए 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू हुआ, जिस दिन इस देश में गैर बराबरी अगर कोई करेगा उसके खिलाफ कानून आया, छुआछूत कोई करेगा उसके खिलाफ कानून आया और अवसर की समता, यानी कि चाहे किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, चाहे किसी वर्ग का बेटा हो, वो भी दूसरे लोगों की तरह अपने अधिकार प्राप्त करके, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरियों में जा सकता है, बिजनेस कर सकता है, रोजगार कर सकता है, किसी भी प्रोफेशन को चुन सकता है। ये सुनिश्चित हुआ कि इस देश के शूद्रों को भी सभी जगह पर जाने की आजादी है कि जिस उम्मीदों से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिलाया और बाकी अधिकार दिलाया, उनको ये एहसास था कि पढ़ लिख के आने वाली पीढ़ियां वो वोट की वैल्यू को, शिक्षा की वैल्यू को, संघर्ष की वैल्यू को और संगठित होने के कार्य करके देश में आगे बढ़ेगी और अपनी जो अधिकार संविधान ने दिए हैं उन अधिकारों की रक्षा करेगी और उन अधिकारों को लागू कराने का काम करेगी। जैसे भारतीय संविधान तो आपको अधिकार देता है कि आप वोट की ताकत से अपना प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं बना पाए, इसके लिए संविधान दोषी नहीं है। आप लोग उस कार्य को उतनी मजबूती से नहीं कर पाए, इसके लिए आप दोषी होते हैं। सभी स्टेट में आप अपने चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं वोट की शक्ति से, आप नहीं बना पाए, इसके लिए संविधान दोषी नहीं है। तो मैं आपको बात याद दिलाता हूं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सौंपते हुए संविधान सभा से कही, और मैं बार बार अपनी स्पीच में इस बात को कहता हूं क्योंकि हमारे लोग मुझे सुनते हैं और मुझे आशा विश्वास है कि वो फोटो और तमाम तरह चीजों से बाहर निकल के मेरी बात को की पहरेदारी भी करेंगे। क्योंकि जब आप नारा लगाते हैं कि चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, ऐसा ही नारा आपने बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के साथ भी लगाया। अगर समय से साथ दिया होता तो शायद बहुत हालातों में परिवर्तन हो गए होते। एक नारा पंजाब में बहुत मशहूर है, जो नारा लगता है, जो है कि काशीराम तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, सदगुरु रविदास तेरी सोच पे, भगवान वाल्मीकि तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। पहरा देंगे ठोक के का मतलब होता है कि हम आपके विचार की पहरेदारी करेंगे और आपके अधूरे सपने को पूरा करेंगे। बड़े दुख तकलीफों के साथ कहना पड़ रहा है कि जो अधिकार संविधान से मिले थे वो तो लगभग खत्म होने की तरफ है। कौन सा पहरा आपने दिया, आप सोचो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं, क्योंकि राजनीति में वन वोट वन वैल्यू, राजनीति में तो हम लोग बराबरी हासिल कर लेंगे,
लेकिन देश में व्यापक सामाजिक गैर बराबरी, जो जाति के आधार पर छुआछूत भेदभाव है। भारत में जातियां, जातियों में ऊंच नीच है, और जातियों का इतना बड़ा हमारे ऊपर असर है कि दलित इससे बड़े या उससे छोटे, पिछड़े उनसे बड़े, उनसे छोटे, और अगड़े उनसे बड़े, इस तरह की जो ऊंच नीच की व्यवस्था बनी हुई है जाति के आधार पर, इस ऊंच नीच की व्यवस्था, सामाजिक गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, और आर्थिक गैर बराबरी का मतलब कि एक आदमी इतना अमीर है कि उसके पास कितनी संपत्ति उसको नहीं पता है, और एक आदमी इतना गरीब है कि उसके पास एक गज जमीन नहीं। एक आदमी ऐसा है जिसके पास सर्दियों में इतने साधन हैं कि वो चाहे तो 50 लोगों को भी साधन उपलब्ध करा दे, लेकिन एक आदमी ऐसा जिसके पास सर्दी से बचने के लिए रास्ता नहीं। एक आदमी ऐसा जिसके पास खाने के लिए 56 तरह के भोजन है, लेकिन एक आदमी ऐसा जिसके पास पेट भरने के लिए खाना नहीं। एक आदमी ऐसा है जिसका बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है, और एक आदमी ऐसा है जिसके जेब में पर्चे के पैसे भी नहीं। एक आदमी ऐसा है जो बड़े से बड़े स्कूलों में शिक्षा ले सकता है, लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे हैं, कुछ नहीं बड़े पैमाने पर 80-82% देश की आबादी अभी ऐसी है जो अपने मन चाहे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन भी नहीं करा सकती। और तो और अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छी सर ढकने के लिए व्यवस्था देने में भी असफल है। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा कि जो सामाजिक गैर बराबरी है और आर्थिक गैर बराबरी, अगर हम इसको दूर नहीं कर पाए तो राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। इसलिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हम सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने का प्रयास करें। लेकिन 56 में बाबा साहब के जाने के बाद ये प्रयास बड़ी मजबूती से नहीं हुआ, और दुश्मन तो नहीं चाहता था। मैं दुश्मन इसलिए कहता हूं कि कुछ लोगों की कारगुजारी है जिसकी वजह से आज भी देश में गैर बराबरी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बनी हुई। मैं किसी जाति धर्म व्यक्ति का विरोधी नहीं हूं, विचारधारा का विरोधी हूं। जो सामंतवादी, पूंजीवादी और जातिवादी सोच है, मैं उसका विरोधी। वो व्यक्ति किसी जाति धर्म का हो, मैं उसका विरोध आज भी करता हूँ, कल भी करता हूँ। जब तक वो इंसान नहीं बन जाता उसका विरोध करता हूं। इस संकीर्ण सोच का विरोध हम लोग जारी रखें। तो साथियों, आजादी के साथ धन, धरती, राजपाट में कोई बंटवारा नहीं। इस वजह से आज भी इस देश में हजारों लोग, लाखों लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, सड़क किनारे रहते हैं, रेलवे की लाइन के किनारे रहते हैं, और तमाम तरह की ऐसी जगह रहते हैं जहां सांस लेना भी दुर्भर। दिल्ली की गलियों में, दिल्ली के नालों के ऊपर, दिल्ली की नदियों के किनारे, देश की तमाम तरह की रेलवे लाइनों के किनारे, तालाबों के किनारे, और सरकार पे उनको देने के लिए घर भी 70 साल में व्यवस्था नहीं हो पाई। मैं समझता हूं कि अगर आप सुधार चाहते, सुधार कैसा और सुधार कैसे होगा ये भी आप जान। सुधार होगा जब इस देश के राष्ट्रपति से लेके और 4th क्लास के कर्मचारी तक के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। डीएम, एसएसपी, विधायक, मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सेंट्रल सेक्रेटरीट के कर्मचारी, स्टेट सेक्रेटरीट के कर्मचारी, जितने ब्यूरोक्रेट हैं, वो सब लोग, उनके बच्चे जब वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो सरकारी तो चलाते हैं, उन सबके रहते वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में विदेश में पढ़ाते हैं। और यहाँ गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, सामाजिक रूप से जो गैर बराबरी से रहते हैं, उनके लिए आज तक भी सरकारी स्कूलों में अच्छी सुविधा, अच्छी पढ़ाई की उपलब्ध नहीं हो पाई। अमीर तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा देता है, गरीब कहाँ जाए, उनके बच्चों का भविष्य क्या। तो जब तक सरकारी स्कूल में सरकारी कर्मचारी, नेताओं के, अधिकारियों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तब तक सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई और सुविधाएं नहीं आएंगी। उसी तरह जब तक सरकारी अस्पतालों में नेताजी, मंत्री जी, विधायक जी, राज्यपाल जी, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी का इलाज नहीं होगा, वो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं कि हम सरकार जनता के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने आप उन हॉस्पिटलों में इलाज नहीं कराते, अपने आप प्राइवेट सेक्टर में इलाज कराते हैं, विदेश इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो भाई आप नालायक नेता, ये बताओ कि आपने अपने देश में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं की व्यवस्था आपने क्यों नहीं की। बड़े बड़े अस्पताल, गोरखपुर का अस्पताल हमारा एम्स, जिसके मुख्यमंत्री और बीजेपी की केंद्र की सरकार दावे करती है, वहां के पेशेंट को, जब मैं वहां चुनाव लड़ रहा था, मैंने देखा कि वहां के पेशेंट को सरकारी अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है इमरजेंसी के लिए। वहां डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है, दवाइयां नहीं है। तो भाजपा की सरकार तो नाम की राजनीति करती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब तक
जो सरकारी तनख्वाह लेते हैं, चाहे वो 4th क्लास कर्मचारी हो, MP, MLA या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई ब्यूरोक्रेट हो क्लास 1 से लेकर। बहुजन समाज से जुड़ी ऐसी ही खबर पाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।